जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने को कहा जाता है और खासकर 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को पढ़ने को कहते हैं। अब स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि पढ़ना कैसे है, तो हम बार बार ये बोलते हैं कि आपको इसमें समय देना होगा, क्योंकि इसकी तैयारी के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें समय लगता है, आपको हर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए। इसी वजह से कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ें। और इससे क्या होता है कि एनसीईआरटी में काफ़ी सारी चीज़ें बारीकी से और डिटेल में समझाया जाता है, जैसे कि बच्चों को समझ में आ जाए। आपने किस फील्ड से पढ़ाई किया है किसी को नहीं पता है, तो इस वजह से कहा जाता है कि आप चाहे जिस भी फील्ड जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हुए हों, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका बेसिक यहाँ पर से मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम आज से वो क्लास स्टार्ट करते हैं, और उन स्टूडेंट के लिए जिनको ये समझ में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, हर एक टॉपिक की बारीकी को समझने में टाइम लगेगा, बट सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो आप आसानी से कम समय में उसे पढ़ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे, और कुछ चीज़ों को आप अपने नोट में ऐड कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सब्जेक्ट हमने सबसे पहले चुना हुआ है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 6 क्लास का ये हिस्ट्री है, जिसमें 10 चैप्टर हैं। 6 क्लास में इस बुक का नाम या हिस्ट्री के इस पार्ट का नाम है हमारा अतीत, प्रथम या फर्स्ट। इसमें 10 टॉपिक हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो आप 6 क्लास के एनसीईआरटी में कवर करेंगे। तो ये है वो सारे चैप्टर। फर्स्ट में आप पढ़ेंगे प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। सेकंड में है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। थर्ड में है आरंभिक नगर। फोर्थ में है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये 5th चैप्टर में है। इसके बाद है 6th चैप्टर, नए प्रश्न नए विचार। 7वां चैप्टर है राज्य से साम्राज्य। 8वां चैप्टर है गांव, शहर और व्यापार। 9वां चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। और 10वां चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। अब चैप्टर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कम से कम 10 पीस तो होंगे ही होंगे और इससे ज़्यादा भी होंगे। तो इसमें पढ़ने में थोड़ा सा आपको समय तो लगेगा, और ये केवल 6 क्लास के हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। इसके अलावा आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको जियोग्राफी पढ़ना है, तो उसमें भी आपको समय लगेगा। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि पेशेंस रखिए और हर चीज़ों की बारीकी को समझिए, खासकर सिविल सर्विस एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो कहता है कि आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए, और वो बेसिक वाला नॉलेज होना चाहिए जो आपने देखा होगा इससे पहले पढ़ाई में आपको वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाई गई होंगी, या पढ़ाई गई होंगी तो तब आपने ध्यान नहीं दिया। बट अब आप समझदार हैं, अब आपको पढ़ना होगा, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बचपन में सीखी ही नहीं है। अब हम आ गए हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी में। सबसे पहले चैप्टर प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए, इसीलिए कुछ सवाल जवाब ऐड किए गए हैं कि स्कूल में बच्चे हैं, वो लोग कुछ कर रहे हैं, उनके मन में कुछ सवाल है, या फिर बच्चे चलते फिरते उनके मन में कुछ सवाल है, तो वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर रशीदा एक स्टूडेंट है, उसका सवाल है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। आप भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके मन में भी सवाल आया होगा बचपन में कि आखिर 100 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि क्या हुआ था। यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या कहा गया है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये जनरली है कि आपके कल बीते हुए कल में क्या घटना हुआ है,
या आप इसके लिए टेलीविजन मतलब टीवी देख सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो पिछले साल रहा है, उस चीज को जाना है, आप उससे बात कर पाएंगे। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, जैसे 100 साल 200 साल पहले क्या हुआ था, इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसी की चर्चा आगे चैप्टर में की गई है। देखिए, ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप खुद से जब पढ़ेंगे ना तो इसमें आप जल्दी जल्दी आपका दिमाग खुद से वर्क करेगा और आप फास्ट पढ़ पाएंगे। देखो, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ये आप यहाँ पर से पढ़ेंगे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, इस चैप्टर में बताया है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हम जान सकते हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल, 1000 साल पहले कौन क्या करता था, ये हम सब कुछ जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। मतलब कि हर वो घटना जो पहले होती थी उसे हम जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, ये हम आगे बात करेंगे। तो ये तो पता चला फाइनली कि आज हम जो कर रहे हैं उसी तरीके से अगर पहले कभी कोई किया हुआ है 100 साल 200 या 1000 साल पहले, तो उसका पता आज लगाया जा सकता है। आज हम इस दौर पे जी रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि लोग कहाँ रहते थे, ये जानना जरूरी है। बाद में आगे की चीजें आप जानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पिंक कलर में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ये बच्चों के लिए है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र प्रथम में यह एक चित्र मानचित्र दिया गया वहां पर, लेकिन आपको तो पता होगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है ये इसलिए बताया गया कि यहाँ नर्मदा नदी को लेकर के आगे बात कही जाएगी, तो आप उसे समझ पाए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट, इस नदी का मतलब है नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब कि इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर आसपास से कुछ चीजें इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें कुशल भी थे और उसके बारे में वो जानकार भी थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो यहाँ पर पता चला कि पहले लोग खाते थे क्या, कुछ पेड़ पौधे ऐसे थे जिनकी जड़ों को खाया जा सकता था, कुछ पेड़ पौधे जिनके फलों को खाया जा सकता था, और जंगल के और भी कई सारे उत्पाद रहे, प्रोडक्ट रहे। वे जानवरों का आखेट मतलब कि शिकार भी किया करते थे, मतलब कि वो मांसाहारी भी थे। अब इसके बाद आप फिर से फोकस करना, यहाँ पिंक लाइन में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ये बच्चों के लिए भी है और इसमें से आपको केवल एक चीज को देखना है। जैसे लिखा है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, ये बच्चों के लिए है। मतलब वो लोग मानचित्र, ये देखिए मानचित्र दिख रहा होगा, इस पे ढूंढना है, मैप में ढूंढना है। पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किरथर पहाड़ी है, कहाँ पर क्या है। आप भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा। जैसे कि यहाँ का है सुलेमान पहाड़ी, तो ये देखिए सुलेमान पहाड़ी कहाँ पे है, पाकिस्तान की तरफ है। ये किरथर पहाड़ी है, ये पाकिस्तान की तरफ है। तो ये पहाड़ियां हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की चर्चा की जा रही है। मैप में देखते जाएंगे तो आपको जो स्थान है, प्लेस है, वो भी आपको याद होते जाएगा। तो किरथर और सुलेमान पहाड़ी को लेकर चर्चा करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया था। किरथर पहाड़ियों में, सुलेमान पहाड़ियों में 8000 साल पहले गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया गया था। इस बारे में पता किया जा चुका है, वो इसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो स्त्री पुरुष रहते थे उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा ये लोग गांव में रहते थे।
तो क्या क्या चीजें आपको पता चली कि फर्स्ट टाइम गेहूं जौ उगाते थे, भेड़ बकरियों को पालते थे, इसके अलावा गांव में रहते थे। गांव में रहने का मतलब है कि कोई 1-2% तो है नहीं, कम से कम 10-12% होंगे, 20% होंगे, 30% होंगे, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग जिस चीज को गांव कहते हैं। कहा गया है कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये बच्चों के लिए, और अगर आप नहीं जानते तो आपको भी मानचित्र में देखना होगा कि ये कहाँ पे है। तो चलिए थोड़ा सा मानचित्र पर ध्यान देना। कहा है कि उत्तर पूर्व में, ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तर पूर्व में आता है, और गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। तो ये देखो, ये है गारो पहाड़ियां, और विंध्य पहाड़ियां ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में आता है। तो यहाँ पर अब इन दोनों की चर्चा की गई है, इन दोनों जगहों की। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, गारो पहाड़ियों में भी और विंध्य पहाड़ियों में भी। यहाँ कृषि का विकास हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। हाँ, सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर विंध्याचल का ये वाला हिस्सा उत्तरी है, ये पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी। तो इधर चावल उगाया गया, गारो पहाड़ियों में चावल उगाना शुरू किया गया, और एग्रीकल्चर का यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ध्यान दे दिए कि मैप में विंध्य पहाड़ी कहाँ है, गारो पहाड़ी कहाँ है, किरथर पहाड़ी कहाँ है, सुलेमान कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ है, फिर लोग यहाँ पर कैसे रहते थे, क्या करते थे, सबसे पहले क्या शुरू हुआ। इतनी सी चीजों में आपने इतना जाना। अब यहाँ पर आप इस मानचित्र को, इस मैप को देख लें। बार बार जब जैसे जैसे यहाँ एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज बताते जाएगा कि आपको मानचित्र में ये चीज ढूंढना है, तो हम मानचित्र देखेंगे, उस चीज को ढूंढेंगे और फिर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखना, पिंक लाइन में फिर कहा गया है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, मानचित्र में देखने को आए तो आप मानचित्र में जरूर देखें और इस चीज को याद रखने की कोशिश करें। ये है सिंधु नदी, और सिंधु नदी में हमने कहा 5 नदियां मिलती हैं, प्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब और झेलम। याद रख सकते हैं, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी और व्यास, ये 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने पता कर लिया कि सिंधु नदी के साथ कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी के बारे में। सहायक नदियां किन्हें कहते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ये बच्चों के लिए, आपको तो जनरली ही पता रहेगा, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 साल पहले बताया गया कि जो सिंधु नदी है और उनकी सहायक नदियां, उनके किनारे कुछ गांव विकसित हुए, लोग रहना सहना चालू हुए, ये सब चीजें बताई गई। और 2500 वर्ष पहले गांव, और 2500 वर्ष पहले गंगा नदी के किनारे ये सब शुरू हुआ। यहाँ पर हमें कुछ तो ऐसी चीजें मिली होंगी जब हम पता कर पाए कि अच्छा 2500 साल पहले लोग यहाँ रहते थे, लोगों का रहन सहन कुछ इस तरीके से था। तो कुछ ना कुछ मिला होगा, क्या मिला होगा वो हम आगे के चैप्टरों में हम समझते जाएंगे, आगे के टॉपिक में भी ये सब चीजें समझेंगे। ऐसा मिला है, ये आपको पता करना है। देखिए, अब फिर से पिंक लाइन में कहा गया कि मानचित्र में आपको क्या देखना है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाओ। वैसे तो गंगा नदी के बारे में और सोन नदी के बारे में किसे नहीं पता है, जो भी सही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मैप में एक बार दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे है गंगा नदी और यहाँ पे है सोन नदी। अब इन दोनों को हमने मानचित्र में देख लिया, अब आगे हमें पढ़ना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में बिहार कहा जाता है। तो गंगा नदी जहां जहां से बह रही है, तो उसका दक्षिणवा जो हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, उस हिस्से में जो नगर बसे हुए थे, तो प्राचीन टाइम में, पुराने टाइम पे उसे मगध कहा जाता था। और आज के टाइम पे हम देखें तो जो बिहार वाला हिस्सा है वो मगध वाले हिस्से में आ गया। तो आज जब भी आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो मगध का नाम आएगा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि बिहार वाले हिस्से को ये मगध कह रहे हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी।
अब इसके आगे देखना कहा गया है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। मन में सवाल आना चाहिए कि कहा गया है कि उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, तो उपमहाद्वीप क्या होता है? तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है। साइड में लिखी हुई चीजों पर भी आपको ध्यान देना है, काफी नॉलेज आपको मिलेगा। देखिए, मानचित्र के फर्स्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया। अब दक्षिण एशिया को पता होना चाहिए कि एशिया कहाँ पे है, उसका दक्षिण वाला हिस्सा कौन से है। तो दक्षिण वाले हिस्से में इतने सारे देश आते हैं, जो आज का इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सभी पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो मानचित्र में आपने देख लिया होगा, जो दक्षिण वाले हिस्सा है उसे उपमहाद्वीप कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि पर्वतों से ढका हुआ है, पहाड़ों से है, समुद्रों से, तो इन गुणों के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा गया। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वो लोग करते थे, चाहे नदी आए चाहे पहाड़ आए, हम यात्रा करेंगे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। आज भी वही हाल है, काम की वजह से लोग यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। वैसे ही पहले भी रहा होगा, इन लोगों ने ये पता कर लिया। और कभी कभी जैसे कि डिजास्टर आ जाते हैं, आज भी देखते होंगे कई जगह बाढ़ आ जाते हैं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड देख लो, केरल देख लो, तो बहुत सारे लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं बाढ़, भूकंप जैसी जब आपदा आती है। तो ऐसा तो उस टाइम पर भी रहा होगा। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक दूसरे स्थान जाते रहते थे। व्यापारी भी जाते थे, सेनाएं जाती थी विजय हासिल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर भी कोई राजा रहा करता था या प्रमुख रहा करता था, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर विजय पाने के लिए ऐसा किया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। यहाँ पर गुरु के बारे में भी बात कर दिया गया। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो आप देख रहे होंगे कि पहले भी ये सब चलता था जैसे कि आज चलता है। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं पूरे इंडिया के साथ वर्ल्ड घूमने में, और कुछ लोग एजुकेशन देने में, कुछ लोग केवल धार्मिक चीजों की शिक्षा देने के लिए, कुछ लोग व्यापार के लिए, तो कहीं राजनीतिक चीजों के लिए। आज भी हम जाते हैं एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह, वैसे पहले भी जाया करते थे। अब यहाँ पर कहा गया है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अभी पहले की बात चल रही थी, अब आज की बात कर रहे हैं। फिर से आप मानचित्र फर्स्ट को देखो, ये बता दिया गया। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। पता ही होगा, जो इंडिया है कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ हिमालय है, एक तरफ यहाँ नदी है, तो एक तरफ समुद्र है। ये सारी चीजें हैं जो हमारे सीमा को निर्धारित करते हैं, हमारे देश की सीमा को निर्धारित कर देते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। आप अंग्रेजों को भी याद कर सकते हैं, उसके अलावा और भी लोग हैं। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ये पहले भी चलता रहा है और आज भी चल रहा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वो कैसा गाना गाते हैं, कैसा पहनावा रखते हैं, उनका रहन सहन क्या है, पूजा पाठ क्या है, ये हर चीज हम अपना लेते हैं। अब हमारे देश का नाम क्या, क्यों, कैसे पड़ा, इसके बारे में। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। तो ये तो पता है कि हम इंडिया बोलते हैं या भारत बोलते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो
इंडिया शब्द क्यों पड़ा है, कहाँ से पड़ा है, ये आपको पता चला। इंडस नाम से इंडिया पड़ा और इंडस सिंधु नदी को कहते हैं। तो कह सकते हो कि सिंधु नदी के कारण हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। यहाँ ऑर्डर दे दिया गया, पता लगाओ, क्योंकि ईरान को देखोगे तब तो पता चलेगा आगे की कहानी। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। दो चीज यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया नाम क्यों पड़ा और भारत नाम क्यों पड़ा। भारत नाम के लिए कहा गया कि पहले लोग क्या रहते थे, पहले लोग एक समूह में रहते थे, उस समूह का नाम भारत था। धीरे धीरे करके वही नाम पूरे इंडिया का पड़ गया भारत। और ये भी बताया गया है कि केवल सिंधु नदी के नाम से इंडस नहीं पड़ा, बल्कि जो ईरानी आए थे तो उन्होंने क्या किया था, भारत के जो उत्तर पूर्वी हिस्से रहे हैं उसका नाम अलग रख दिया, पूर्वी हिस्से को नाम अलग रख दिया, इस तरीके से था। तो एक हिस्से को इन्होंने हिदोस कहा और एक हिस्से को इंदोस कहा। इंडिया नाम क्यों पड़ा, केवल सिंधु की वजह से नहीं पड़ा, बल्कि ईरानी आए थे उन लोगों के वजह से भी थोड़ा पड़ गया, ये भी यहाँ पर बताया गया। उन लोगों ने भारत के कुछ हिस्से को इंदोस और हिदोस कहा और यही चीज आगे बढ़ करके इंडिया में परिवर्तित हो गया। जैसे कि अतीत के बारे में कैसे जाने, बीते हुए कल, जो एक लंबा समय लग चुका, जिसके बारे में आपके पास सोर्स है या नहीं है ये भी मायने रखता है। तो अतीत के बारे में आप कैसे जानेंगे, ये यहाँ पे सवाल है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। किताबें, वो किताबें जो उस टाइम पर लिखी गई थी या उस टाइम के आसपास लोग लिखे थे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। उस टाइम पर लोग कौन से प्रिंटर से प्रिंट करते या टाइप करते, तो इसलिए उस टाइम पर हाथ से लिखी गई थी। और जो चीजें हाथ से लिखी गई थी, जिसमें लिखी गई थी, उसे पांडुलिपि कहा गया। पांडुलिपि क्या है, आगे हम थोड़ा और जानेंगे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से लिखना है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो पांडुलिपि क्या है, ये आपको पता चला। ताड़ के पत्ते हैं या फिर हिमालय में कुछ पेड़ ऐसे थे जिनके छाल से इस तरीके से तैयार किया गया कि उसमें लिखा जा सके। और आप अभी भी देखना पंडितों के पास मिलेगा, ब्राह्मणों के पास, और कुछ लोगों के अपने घरों में भी, और हमारे घरों में भी हमें देखने को मिला है कि पांडुलिपि किस टाइप से होता है, ताड़पत्र कैसा होता है, देखने को मिल जाएगा। तो देखिए उस टाइम पर ये ताड़पत्र कुछ इस तरीके से रहता था, जिसमें इस तरीके से चीजें लिखी हुई मिलती थी। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये यहाँ पे बता दिया। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। 1000 वर्ष पहले। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। जैसे कि आज कॉपी के पन्ने होते हैं, वैसे ही उस टाइम पर ताड़ के पत्रों को लेकर के और एक साथ बांध देते थे ताकि उसमें लगातार लिख सकें। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये जो पत्र देख रहे हैं ये भुर्ज से तैयार किया गया। भुर्ज की छाल से भी तैयार किया जाता है ये पांडुलिपि, और इसके अलावा किसे, ताड़पत्र से भी। तो आपको ये भी पता चल गया। इसके अलावा अब आगे कहा गया है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब 1000 साल पहले था, पेड़ों की चीजें थी, तो जाहिर सी बात है उसमें तरह तरह के कीड़े लगेंगे, उसे खाया भी जा सकता है। तो बहुत सारे पांडुलिपि में जो कहानियां लिखी गई थी उस टाइम की कि ये सब घटनाएं हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी थी, वो गायब हो गई हैं। ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं, आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब उस टाइम पर राजा क्या खाते थे, क्या पीते थे, वैज्ञानिक क्या करते थे, कौन कौन सी दवाइयां हुआ करती थी,
अगर इनके बारे में आपको जानना है तो कोई मंदिर जहाँ पर ये सब ताम्रलिपि, पांडुलिपि सब रखी हुई है उनको जाके पढ़िए। और उसके आगे इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। कौन करते थे? जो आम जनता थी, वो लोकल लैंग्वेज को यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्राकृत लैंग्वेज। इसके अलावा अब अभिलेख के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभी हमने बात किया पांडुलिपि से कि पांडुलिपि और किताबों से हम इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं, अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। वैसे ही अभिलेखों से भी हम अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। अब ये अभिलेख क्या है, मन में सवाल ये आना चाहिए। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब ये कि आप देखेंगे कोई बड़ा पत्थर है, कोई धातु वाली चीजें हैं, उस पर उकेरी गई हैं, लिखी गई हैं। अब उनको मिटने में टाइम तो लगता ही है, कम से कम पांडुलिपि और किताबों में लिखी हुई चीजों के मुकाबले ये ज्यादा दिन तक चलते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ इनमें लिखी गई हैं। तो वही चीजें चलती आ रही है और इसे ही अभिलेख कहा गया है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। अशोक के लेख के बारे में तो पता होगा, शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख। वो ज्यादातर से जो अशोक है वो पत्थरों पर अपने आदेश लिखवाता था, या कुछ और भी अपने राज्यों के बारे में जानकारी या अपने जनता को कुछ आदेश देना होता था, वो सब कुछ उस पर लिखवाता था। तो इसी वजह से अशोक के शिलालेख आज भी मिलते हैं। वैसे ही ये है, लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पता कर सके या पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। केवल राजा रानी ही नहीं है, बल्कि और भी कई लोग रहा करते थे जो अपने काम के बारे में पत्थरों पर उकेरते थे, जो अभिलेख के रूप में आज है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जैसे कि उस टाइम पर जो राजा रहा करते थे वो ज्यादातर से जब कहीं पर युद्ध करके आते थे, विजय हासिल किए, तो उसके बारे में पत्थरों पर लिखवा देते थे ताकि उनकी चर्चा हो, तारीफ हो। और वही चीज है जो आज हमें मिलती है और वहां के बारे में हमें पता चल पाता है। देखिए, हिस्ट्री पढ़ते हुए बोर मत होइएगा। जैसे जैसे अगर आप इंटरेस्ट लेंगे कि पहले क्या होता था तो आपको मजा आएगा, और अगर आप केवल ऐसे सुन रहे हैं अच्छा अच्छा तो फिर नहीं समझ में आएगा। हिस्ट्री में इंटरेस्ट लीजिए। अच्छा, पहले कैसे चलता था, लोग ऐसे रहते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, तो मन में जब सवाल आएगा, थोड़ा मानचित्र देखेंगे, चित्र देखेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। केवल ऐसे पढ़े और सुनते रहे तो मन नहीं लगने वाला है, तो फिर हिस्ट्री आपको बोरिंग लगेगी। अगर आप इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं तो अच्छा, पहले ऐसा चलता था, पहले ऐसा रहा होगा, हो सकता है हमने भी पहले जन्म लिया हो तो ऐसे रहे हों, तो इस तरीके से कुछ सोचेंगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा। और इंटरेस्ट लाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में पहुंचना है और एग्जाम हॉल से आगे पहुंचना है, मतलब कि सक्सेस पाना है, तो इंटरेस्ट तो लाना होगा। बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज नहीं होती। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड है अगर आप इंटरेस्ट लाएं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। अफगानिस्तान में कांधार एक जगह है, वहां पर से ये वाला अभिलेख मिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अभी हम इससे पहले ही बात की कि अशोक ने लघु शिलालेख बनवाया, बृहद शिलालेख बनवाया, और यहाँ देखो उसी की चर्चा चल रही है। इस शासक के विषय के में अध्याय 7 में पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर आगे बता दिया कि आगे के चैप्टर में पढ़ते रहना। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। भाई लिखेंगे तो कुछ ना कुछ शब्द या किसी लिपि को तो यूज करेंगे। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती थी। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो आप ये जो अभिलेख देख रहे हैं, ये अरामाइक और यूनानी लैंग्वेज में है। तो ये हम तो नहीं पढ़ सकते हैं, फिर भी आप जाने रहे कि इस टाइप से अभिलेख लिखे गए थे। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? ये एक सवाल है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है।
पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वो पुरातत्वविद क्यों कहलाते हैं? जो लोग प्राचीन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, हिस्ट्री में ये देखते हैं कि ये चीजें कहाँ से आई, कब की हैं, तो वो लोग छानबीन करते हैं। पुरानी चीजों के जो औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, ज्वेलरी मिलते हैं, उन सब की खोज करते हैं और उन्हें ही पुरातत्वविद कहते हैं। आज भी उन्हें हम पुरातत्वविद ही कहते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र हैं जिसमें कहा गया है कि एक प्राचीन नगर से ये प्राप्त हुआ है। ये वाला जो है ये प्राचीन नगर से मिला हुआ है और इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ये देखा कितनी अच्छी यहाँ पर मटके की डिजाइन है। ये 4700 साल पहले ही लोग जान गए थे, इस तरीके की चीजें बनाई गई थी और आज हम उसी चीजों को लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये उस टाइम के चांदी के सिक्के हैं। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आप देख सकते हैं ये सिक्का कैसे, आज हमारे यहाँ गोल गोल सिक्का है, उसमें अलग अलग तरीके की चांदी का प्रयोग किया गया है, सोने का प्रयोग किया जाता है, स्टील का प्रयोग किया गया था, अलग अलग धातुओं का। और ये उस टाइम के चांदी के सिक्के हैं। जो औजार और हथियार मिले हैं, जैसे कि अभी हम चित्रों के बारे में बात किए, तो इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वो कैसे खोज पाते हैं? जो कि औजार मिले हैं, औजार किसी न किसी चीज के होंगे, या तो पत्थर के होंगे या किसी न किसी धातु के होंगे, जिनको खराब होने में, डिस्पोज होने में टाइम लगता है और वही चीजें हमें मिली हुई हैं। और डिस्पोज होने में जितना उसे टाइम लगता है उसको भी हम पता कर सकते हैं आज हम लोग कार्बन 14 के माध्यम से, कि आखिर ये कितने साल पहले कब बना हुआ है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब पुरातत्वविद केवल औजार नहीं ढूंढते हैं, हड्डी वड्डी भी मिल जाए भैया, क्योंकि उससे ये भी तो पता चल पाएगा कि लोग इसे खाते थे या लोग अपने से मर गए हैं। मतलब चिड़िया उड़िया, जानवर वानवर अपने से मर गए या खाते होते थे, तो ये भी पता चल जाएगा। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो पेड़ पौधे, उनके अवशेष कैसे बच पाएंगे? जानते हो जनरली वो तो जल्दी बेकार होते हैं। आज भी हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक के बजाय बल्कि पेड़ पौधों के बने हुए थैले, जो पत्तों से बने हुए थैले हैं, या उनके धागे वैगे उपयोग करके कपड़ों के बने हुए वो यूज करें, तो ये सब चीजें जल्दी नष्ट हो जाती हैं। यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आप पढ़े होंगे बचपन में, तो बोलते हैं कि कुछ दाने मिले थे जिनसे पता चला कि अच्छा गेहूं को यूज करते थे लोग, धान यूज करते थे। कैसे पता चला? वही यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले जब भी आग वाग लगी होगी, जल गया होगा, तो उस टाइम पर से ये लोग बचे हुए हैं। जला हुआ जो धान है, गेहूं बचा हुआ है, और वही चीजें हैं जो जिसको हम देखें, पता किए, तो पता चला कि अच्छा धान भी था, गेहूं भी था, रागी भी था, मक्का भी था। पिंक लाइन में फिर कुछ और चीजें बोले हुए हैं कि क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मतलब ये मन में सवाल आना चाहिए। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री में आपको पता होगा कि जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अभी हमने क्या बात किया? अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको जानना होगा, आपके मन में सवाल आना चाहिए। वही इतिहासकार और पुरातत्वविद करते हैं। इतिहास के बारे में जानने के लिए उनके मन में सवाल आता है, लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे। जैसे जैसे सवाल आया, चीजें मिलती गई, ढूंढते गए, इंटरेस्ट बढ़ता गया। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूस की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ हेडलाइन, अतीत एक या अनेक। अतीत एक है या अनेक है।
क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। मतलब केवल एक अतीत नहीं होता है, बहुत सारे अतीत हो सकते हैं। मेरा अतीत है, आपका अतीत है, इस पुस्तक का अतीत है, इस स्कूल का अतीत है, हर चीज का अपना अतीत है। वही यहाँ पर कहा गया है कि बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न थे। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां की बात की जा रही है। आज भी वहां पर अपना खान पान कैसे करते हैं? मछलियां पकड़ते हैं, फल फूल से काम चलाते हैं, और हम लोग चावल दाल उगाते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं, अब खुद से धान चावल थोड़ी उगाएंगे, किसानों के उगाते हुए चीज लेते हैं। तो किसान जब अपने गांव में रहता है, खेतों में धान चावल उगाता है, उसे शहर लाता है, बेचता है, फिर शहर वाले खाते हैं। और जो अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं, खुद से सब लोग अपने आप से आत्मनिर्भर हैं, खुद से जाते हैं, खुद से पकड़ते हैं, खुद से संग्रह करते हैं, कलेक्शन करके लाए और खाए। तो यहाँ पर बताया गया। तो इसी तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसा आज है वैसे पहले भी था कि कुछ लोग थे जो दूसरे पर निर्भर थे और कुछ लोग खुद से आत्मनिर्भर थे। इसलिए इनका अतीत अलग अलग है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो ज्यादातर से देखेंगे कि आपको राजाओं के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनके रहन सहन, खान पान के बारे में पता चलेगा। लेकिन पहले लोग किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, जो आम आदमी है उनका कम सोर्स मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। वो इस वजह से कि पहले लोग अपनी आम जिंदगी जीने में लगे रहते थे। उनको क्या मतलब है कि उसको पत्थर में लिखवाएं, को कौन सा सोच था कि आगे लोगों को पता चले, दूर दूर से वाहवाही करे। लोगों को अपनी आम जिंदगी से मतलब था, इसलिए उनकी चीजें नहीं मिलती हैं। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। जो पुरातत्वविद हैं, ये आम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए हैं, जैसे कि वो मछली पकड़ने को लेकर, काम को लेकर के उनके कुछ सोर्सेस मिले हैं। लेकिन जैसे राजाओं के बारे में सोर्स मिले, वैसे सोर्सेस नहीं मिल पाते हैं। तो राजाओं के लेकर के और इनकी तुलना करें तो इनके बारे में सोर्स कम है, और जो पुरातत्वविद हैं वह भी इनको ढूंढ रहे हैं, कि इनके बारे में ढूंढ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन, तारीख, उस माह के बारे में, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई अन्य वर्ष, कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। आपने देखा होगा जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें कहेगा कि 2000 ईसा पूर्व या फिर 2000 ईस्वी। तो ये कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जैसे कि हम कहते हैं कि 2000 ईस्वी, तो मतलब ये है कि जब ईसा मसीह ने जन्म लिया था तो उसके बाद से 2000 साल गुजर चुके हैं, और उस साल के बारे में बात कर रहे हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और जब आप कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा कि 2000 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व है, तो आपको मानना है कि जब ईसा मसीह जन्म लिए थे तो जन्म लेने के पहले के 2000 वर्ष की बात कह ली गई, तब उसके बारे में बात की गई। जहां पर केवल 2000 ईसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 साल की बात की गई है। और अगर यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह ने जन्म नहीं लिया था, जन्म लेने के 2000 पहले की बात कही गई है, 2000 साल पहले की।
तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में भी ईसा पूर्व को कब क्या कहते थे ये सब जानते हैं। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व। अभी हमने बात किया ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है, वही बताएं, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा हुआ देखते हैं, जिसे हम ईस्वी कहते हैं, लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। जहां पर एडी होता है उसे एनो डोमिनी कहते हैं, जहां पर बीसी होता है उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह पर सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, जो बिफोर क्राइस्ट है उसकी जगह बीसीई भी आपको मिलेगा, और जहां पर एडी में है वहां पर आपको सीई देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब आप कहीं की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बीसीई या सीईई मतलब कि कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट इरा, बिफोर कॉमन एरा इस शब्द का यूज होता है, इसलिए नॉर्मल हो चुका है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। इन तिथि का यूज, ये डेट का यूज 200 साल पहले हुआ है, ये बताया गया। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो यहाँ पर जान गए आप ईसा और ईसा पूर्व पहले, ये सब क्या है ये भी जानना जरूरी है आपको, क्योंकि अगर आप इतिहास के बारे में जान रहे हैं और इसी की चीज नहीं जानेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या सीखने को मिला है ये आप जरूर बताएं। वैसे आप अगर पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं कि क्या कुछ कैसे हुआ है, तो आप समझ पाएंगे कि हिस्ट्री में बहुत कुछ है जानने के लिए, और आगे हम फिर बात करेंगे।